नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुल मिलाकर 6,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकर नेत्रालय का भी शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित आरजे शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1,550 करोड़ रुपए की लागत के न्यू सिविल एनक्लेव का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और 3 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के इलाहाबाद और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहीं हरियाली फैलाने की है मुहिम, कहीं नदियों की सफाई का है जज्बा। मिलवाएंगे आपको स्लीपर मैन से भी, तो दिखाएंगे उम्र को मात देते जज्बे की कहानी भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी जल्द परिचालन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सफल आधिकारिक यात्रा के बाद देर रात भारत लौट आईं। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से जहां इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी, तो वहीं कई आर्थिक व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। बस और टेम्पो की टक्कर होने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 8 बच्चों की भी मौत हो गई है। हादसा बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में NH 11B पर सुनीपुर गांव के नजदीक हुआ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। 2 दिनों की सिंगापुर यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केरल के वायनाड से नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा ने कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। सरायकेला से चंपई सोरेन को बीजेपी का टिकट मिला है। बीजेपी की सूची में महिला प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता दी गई है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता और झरिया से रागिनी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू ने कहा है कि ये सुरेश मुर्मू का टिकट नहीं है, ये जामा की जनता का टिकट है। जामा के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों पर अपनी मांगों को घटाकर 105 से 110 कर दिया है। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए टिकट मिलने पर कहा कि उनका मुख्य मुद्दा विकास होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को दीक्षांत समारोह करवाया। इसमें 312 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। बीएसएफ के रोंदोमेल स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में 312 नव आरक्षित जवानों ने प्रशिक्षण पूरा किया। सभी जवानों ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए खुद को देश के प्रति समर्पित करने की शपथ ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है। दिल्ली और NCR के आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम होने लगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को माना जाता है। सख्त आदेश के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। इसे लेकर पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बताई जा रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई। 2 गुटों ने एक दूसरे पर सरेआम गोलियां बरसाई। गोलीबारी की इस घटना में 22 साल की एक लड़की घायल हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गली में पुलिस को खाली कारतूस भी मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। मैराथन में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी स्टेडियम से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, सी हैक्सगन कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, रेल भवन और संसद मार्ग तक जाएंगे। मैराथन का समापन वापस JLN स्टेडियम में होगा। मैराथन के कारण कई रास्तों में ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है।
भीष्म पितामह मार्ग कोटला लाल बत्ती, सेवा नगर लाल बत्ती, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड जंक्शन सहित कई मार्गों पर यातायात डाइवर्टेड है। एक और जहां दिल्ली में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं आज कश्मीर भी अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। अभिनेता सुनील शेट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर मैराथन 2024 पर कहा कि ये बहुत रोमांचक है कि इतने सारे बच्चे इसके लिए उत्साहित हैं। ये देखना बहुत अच्छा लगता है। स्वर्ग में मैराथन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विवाहित महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक दिख रही है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया में मौजूद प्रमुख भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की और इंडोनेशिया में चल रही निवेश परियोजनाओं पर चर्चा की। मैक्सिको दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी मैक्सिको सिटी के पोलांको में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मैक्सिको के कलाकारों ने वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन की मधुर प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति भारत और मैक्सिको के बीच करुणा, शांति और सद्भाव के साझा मूल्यों को दर्शाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के वित्त एवं सार्वजनिक ऋण सचिव डॉक्टर रोजेलियो रमीरेज से मुलाकात की। सीतारमण ने कहा कि भारत को मैक्सिको सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन के आधार पर सहयोग की संभावना तलाशने में खुशी होगी। निर्मला सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा कि भारत ने 1 अरब से अधिक बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल पहचान आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी की नींव का लाभ उठाकर एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने, कमजोर लोगों, बड़े समाज को सशक्त बनाया है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो 27 अक्टूबर से बेंगलुरु और लंदन हीथ्रो के बीच डायरेक्ट नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करेगी। इस कदम से लंदन हीथ्रो को भारत में एयर इंडिया के तीनों हब से जोड़ने में मदद मिलेगी। नई उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर लाखों नागरिकों का जीवन सरल बनाते हुए उन्हें डिजिटल उपकरणों से सशक्त बना रहा है। आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा एक साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम से देश भर के लाखों लोग जुड़े। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का।
जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह GOM की बैठक में शनिवार को जीएसटी की दरों में कुछ संशोधनों पर सहमति बनी है। इससे 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी 5 इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 के लॉट साइज को 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है, जो 3 गुने की बढ़ोतरी है। निफ्टी बैंक का लॉट साइज 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने यूएस स्पेस फोर्स से $733 मिलियन के 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT ने कहा है कि करवा चौथ के मौके पर दिल्ली एवं देश के बाजारों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में रोबोटिक्स चैलेंज में 11 राज्यों के छात्रों ने भाग लिया। इसके तहत छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रिएट करने का टास्क दिया गया था, जो कि आपदाओं से निपटने के काम आ सके। भारत की आर्थिक वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विस्तार को बढ़ावा दे रही है। आवासीय बाजार हर साल 25.6% की दर से बढ़ रहा है, जिसके 2029 तक बढ़कर $1.04 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। 64 कंपनियों ने IPO से इस साल अब तक 93,647 करोड़ जुटाए हैं। अगले हफ्ते 3 कंपनियां 5,000 करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने के लिए उतरेंगी। जीवन बीमा प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में GST छूट दे सकती है। प्राइवेट बैंक HDFC का जुलाई-सितंबर तिमाही में स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 5% बढ़कर 16,821 करोड़ रहा। वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनी एनालॉग डिवाइसेस भारत को अपने प्रमुख शोध एवं विकास केंद्र के रूप में देखती है। टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में शानदार परिणाम दर्ज किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ 45.4% बढ़कर 1,257.5 करोड़ रहा। इटली में आयोजित G7 की रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल लेबनान की राजधानी बैरूत और उसके आसपास हमलों को कम करे। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि सीमा के दोनों ओर के नागरिक अपने घरों को लौट सकें। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों से कुछ घंटे पहले हमास नेता याहिया सिनवार एक सुरंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रॉयटर्स ने फुटेज की पुष्टि नहीं की है। सिनवार की मौत को इजराइल अपनी उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर इस सरकार से युद्ध विराम और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बंधकों को वापस लाए बिना कोई भी जीत बेंजामिन सरकार की वास्तविक जीत नहीं होगी। हम बंधकों की सकुशल वापसी चाहते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि सिनवार की हत्या से मिले अवसर का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सकुशल घर वापसी के लिए प्रयास करने चाहिए। इटली, ब्रिटेन और जापान के रक्षा मंत्रियों ने इटली के नेपल्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक में नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन का समर्थन किया। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के 95 कैदियों को सौंप दिया। इन सैनिकों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यूक्रेनी संसद के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो
लुबिनेट्स ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ये 58वीं रिहाई है। इटली के सिसिली के लिकाटा में बाढ़ के पानी से एक व्यक्ति को एयरलिफ्ट कराया गया। क्षेत्र में भारी बारिश हुई है जिससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए हैं। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों दहिया पर कम से कम 10 हवाई हमले किए। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह हमला उन्हें संघर्ष जारी रखने से नहीं रोक पाएगा और जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य चाहिए। वहीं भारत को न्यूजीलैंड के 10 विकेट की दरकार होगी। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रनों की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 99 रन बनाकर आउट हुए। ओमान में चल रहे इमर्जिंग एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 रन से हराया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच आज आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर घाटी में पहली बार आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में विभिन्न देशों के हजारों एथलीट ने भाग लिया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को सुल्तान ऑफ जौहर कप में जापान के खिलाफ 4-2 से शानदार जीत के साथ बेहतरीन शुरुआत की। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारतीय टीम का मुकाबला आज ग्रेट ब्रिटेन से होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी।
भारत की रूपा ब्योर ने एशियाई ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। चिन्मय बेहरा ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। सेमीफाइनल मैच में चिन्मय को हांगकांग के खिलाड़ी से हार मिली। जॉर्ज मार्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री से पहले क्वालिफाइंग राउंड में 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केज से आगे पोल पोजीशन हासिल की। जॉर्ज मार्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई मोटोजीपी स्प्रिंट खिताब अपने नाम किया। ये मार्केज का पहला मोटोजीपी खिताब रहा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 19वें वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर मांडविया ने माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और युवा नेतृत्व और सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की आगामी फिल्म मात्र देवो भवः की शूटिंग पूरी होते ही आम्रपाली का अगली फिल्म के लिए ऐलान हो गया है। सनी देओल ने अपने एक और बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करके अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। अभिनेता की अपकमिंग फिल्म का नाम जाट है। भूल भुलैया 3 में कार्तिक के साथ विद्या बालन भी हैं। इस बार माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी कास्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। रजनीकांत की फिल्म बैटेन ने महज 10 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जूनियर एनटीआर मुंबई फिल्म वॉर 2 के क्लाइमैक्स शूट के लिए पहुंचे हैं। ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म होने वाली है, जिसमें वो ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पानी के लिए पूरी टीम की रचनात्मकता और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए दर्शकों से फिल्म को देखने का आग्रह किया है। टॉम हार्डी की फिल्म वेनम द लास्ट डांस की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज होगी। वेनम द लास्ट डांस 24 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले ये फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होनी थी। डेविड एटनबरो द्वारा लिखित सीरीज मैमल्स का 21 अक्टूबर को सोनी BBC अर्थ चैनल पर होगा प्रीमियर। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।